प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहां से त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 हेतु कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम त्रैमासिक परीक्षा के लिए वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन देखेंगे और उन सभी के उत्तर भी देखने वाले हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको 2 अंक वाले, 3 अंक वाले और 4 अंक वाले वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बताने वाला हूँ और उनके उत्तर भी आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जरूर जाएं, ताकि आप सभी को पूरा क्वेश्चन पेपर में आने वाले प्रश्न और उनके उत्तर अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र में कौन कौन से ऐसे वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है जो कि आपको याद कर लेने चाहिए। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन तो ये लिखा है, आप लोग देख सकते हो, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ये अभी हम 2 अंक वाले क्वेश्चन देखने हैं। सबसे पहले हम 2 अंक वाले क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद में 3 अंक वाले और इसके बाद में 4 अंक वाले। तो पहला क्वेश्चन ये लिखा है, आप लोग यहाँ से इसको याद कर लेंगे, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखा है, अर्थव्यवस्था वे व्यवस्था है जिसके अंतर्गत समस्त आर्थिक क्रियाओं, उपभोग, उत्पादन, विवरण आदि का अध्ययन करते हैं। और इसके बाद में अर्थात किसी देश की आर्थिक क्रियाओं को ही अर्थशास्त्र कहते हैं। नहीं, अर्थशास्त्र नहीं, इस जगह पर आपको अर्थव्यवस्था लिखना होगा। ये मिस गलती से लिखा गया है इस जगह पर, तो इस जगह पर आपको अर्थशास्त्र लिख लेना होगा। अब इसके बाद में अगला देखते हैं क्या लिखा है। ये क्वेश्चन दिया गया है, देख सकते हो क्या लिखा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ लिखिए। तो देखिएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की उस शाखा को कहते हैं जो व्यक्त किया विशिष्ट आर्थिक इकाइयों, अर्थव्यवस्था के छोटे भागों एवं उनके व्यवहारों तथा पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसका उत्तर भी आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिएगा, अब आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्न और उनके उत्तरों को देखते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन ये लिखा, प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो, उपयोगिता किसे कहते हैं। तो देखिएगा, उपयोगिता किसे कहते हैं, किसी वस्तु का वह गुण जो मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है उसे उपयोगिता कहते हैं। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा गया, देख सकते हो, सीमांत उपयोगिता का अर्थ लिखिए। सीमांत उपयोगिता का अर्थ क्या लिखा है, आप सभी लोग यहाँ से इसको नोट कर लीजिएगा। जब व्यक्ति किसी वस्तु का उपभोग करता है तो वे एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी और तीसरी के बाद चौथी, अर्थात क्रमानुसार इकाइयों का उपभोग करता जाता है। और इसके बाद में यहाँ पर जो लिखा गया है, इसके बाद में हम आगे का उत्तर देखते हैं कि आगे और क्या लिखना होगा आपको। तो देखिएगा, बाकी का क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। आप सभी लोग यहाँ से इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप सभी लोग इसको नोट कर लें। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो आप सभी लोग, क्या दिया गया है इस जगह पर, आप लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा। कुल उपयोगिता किसे कहते हैं। तो देखिएगा, कुल उपयोगिता किसको कहते हैं, उत्पादित सभी इकाइयों की उपयोगिता को जोड़ दिया जाए तो मिलने वाली उपयोगिता कुल उपयोगिता कहलाती है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग इसको नोट कर लेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर मैंने आप सभी को इसका उत्तर भी बता दिया है। अब चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, अवसर लागत किसे कहते हैं। वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों आप सभी के लिए। यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लेंगे। यहाँ पर लिखा है, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से एक वस्तु की अधिक मात्रा की अवसर लागत दूसरी वस्तु की त्याग की गई मात्रा होती है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग यहाँ से इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद में अगला देखते हैं, ये लिखा गया है, बजट रेखा किसे कहते हैं। तो यहाँ से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को भी नोट कर लेंगे। अभी हम प्यारे विद्यार्थियों 2 अंक वाले क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसी चैनल पर आपको कक्षा 12वीं के समस्त विषय के वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसके अलावा आप लोग हमारे वीडियो को चेकआउट जरूर कर लें। मैंने अधिकतर विषय के सभी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन डाल दिए हैं। तो देखिएगा, बाकी का उत्तर ये यहाँ पर आपको लिखा गया है, आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लिखा है, पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ लिखिए। पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ क्या होता है, आप स्वयं यहाँ से इसको लिख सकते हो। पूर्ण प्रतियोगिता से तात्पर्य बाजार की ऐसी स्थिति से है जिसमें किसी वस्तु के बहुत अधिक क्रेता व विक्रेता हो, जिन्हें बाजार का पूर्ण ज्ञान हो एवं स्वतंत्रता पूर्वक वस्तु का क्रय विक्रय करते हो तथा बाजार में वस्तु का एक ही मूल्य हो। तो इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। ये पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ लिखा है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा गया है, पूर्ति से क्या आशय है। पूर्ति किसे कहते हैं या पूर्ति से क्या आशय है। पूरा का पूरा उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हो, किसी वस्तु की पूर्ति से अभिप्राय उस मात्रा से होता है जो किसी निश्चित समय में कीमत विशेष पर बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध होती है। ये बिक्री लिखा है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो रहा हो अगर तो। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लिखा गया है,
सीमांत उत्पादन किसे कहते हैं। वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर के लिए, तो आप सभी लोग यहाँ से इन प्रश्नों को अच्छे से याद जरूर कर लेंगे। सीमांत उत्पादन किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लें। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है स्थिर लागत किसे कहते हैं। ये भी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। स्थिर लागत किसे कहते हैं। स्थिर लागत वे होती है जो किसी एक फर्म को उत्पादन के स्थिर साधनों को प्रयोग में लाने के लिए वहन करनी होती है। तो देखिएगा इस प्रकार से बाकी का उत्तर ये इस जगह पर लिखा गया है। आप सभी लोग यहाँ से इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने आप सभी को 2-2 अंक वाले सभी अधिकतर महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ इन्हीं प्रश्नों को पढ़ें, आप लोग इनको भी अच्छे से याद कर लें। और इसके अलावा अगर आपके पास में और प्रश्न भी लिखे हैं तो आप लोग उनको भी कर लें, मगर इन प्रश्नों को तो आप लोग बिल्कुल याद कर ही लें। और एक बात और है प्यारे विद्यार्थियों कि मैं आपको जो प्रश्न उपलब्ध करवाता हूँ, जिनके उत्तर उपलब्ध करवाता हूँ, उनकी भाषा बिल्कुल ही सरल होती है। आप स्वयं भी इस बात को अच्छे से जानते हैं और जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो भी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि सर जो भी प्रश्न बताते हैं पूरे के पूरे परीक्षाओं में फंसते ज़रूर हैं। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है बाजार मूल्य से क्या आशय है। वेरी मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर के लिए। बाजार मूल्य वह मूल्य है जो एक परिसंपत्ति बाजार से प्राप्त करेगी। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो ये, निम्नतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं। तो देखिएगा इसका उत्तर क्या लिखा है। निम्नतम निर्धारित कीमत उस कीमत को कहते हैं जो एक वस्तु या सेवा को खरीदने के लिए न्यूनतम लागत स्थापित करती है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग यहाँ से इन प्रश्नों को याद कर लेंगे। अधिकतर मैंने आपको प्यारे विद्यार्थियों ज़्यादा प्रश्न नहीं बताए हैं, कुल टोटल अभी तक 14 क्वेश्चन ही हुए हैं जो कि 2 अंक वाले हैं। तो आप सभी लोग इन प्रश्नों को अच्छे से याद जरूर कर लेंगे। अब चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से अब आगे हम 3 अंक वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए वेरी मोस्ट टाइम पे है। तो आप सभी लोग यहाँ से इनको देखते चलें। पहला क्वेश्चन लिखा है व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व लिखिए। तो देखिएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व किस हिसाब से है, यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के व्यवहार को समझने में सहायक है व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसको आपको हेडिंग दे देनी है और यहाँ से लिखना है क्योंकि व्यक्तिगत आर्थिक, और इसके बाद में इधर लिखा है इकाइयाँ ही मिलकर संपूर्ण अर्थव्यवस्था का निर्माण करती है, इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने में सहायक है। उसके बाद में अगला व्यक्तिगत इकाइयों को अपने क्षेत्र में आर्थिक निर्णय लेने में सहायक, तो ये भी आप लोग नोट कर लेंगे। और उसके बाद में अगला पॉइंट देखते हैं, तो ये लिखा गया है आर्थिक नियमों के निर्माण में सहायक है। और उसके बाद में अगला पॉइंट ये लिखा गया, देख सकते हो यहाँ पर आप लोग इस जगह से इस प्रश्न को पूरा का पूरा नोट कर लेंगे। तो यहाँ तक का पूरा मैंने प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को बता दिया है। चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्न और उनके उत्तरों को देखते हैं। तो देखिएगा सभी के सभी जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको बताए हैं आपकी त्रैमासिक परीक्षाओं के लिए वेरी मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है ये। तो आप सभी लोग यहाँ से इनको देखते चलेंगे। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं और ये आपके पिछले उत्तर का कुछ हिस्सा ये रहा, आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन होगा प्यारे विद्यार्थियों 3 अंक में, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर लिखो। तो देखिएगा व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर आपको किस प्रकार से लिखना है। तो 2 अंतर तो ये लिखे हैं, एक ये है और उसका अपोजिट ये है, दूसरा ये है और इसका अपोजिट ये है। तो आप सभी लोग यहाँ से इनको अंतरों को नोट कर लेंगे। तो 2 अंतर तो ये याद कर लो, क्या, व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटी छोटी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है और समष्टि अर्थशास्त्र में इकाइयों के योगों का अध्ययन किया जाता है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र पूरे समग्र के एक अंश का अध्ययन करता है, समष्टि अर्थशास्त्र समग्र का अध्ययन करता है। अब इसके बाद में अगला देखते हैं, तो ये लिखा गया, देख सकते हो ये, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय कीमत सिद्धांत का विश्लेषण करना है और समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय राष्ट्रीय आय एवं रोजगार का विश्लेषण करना है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में योग को टुकड़ों में तोड़ने की क्रिया को आधार माना जाता है और समष्टि अर्थशास्त्र को आधार योग करने की क्रिया है। चलेगा, अगर आप एक ही साथ में इसको नोट करना चाहे तो ये मैंने आपको दिखा दिया, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अच्छे से, ताकि आप सभी लोग इसको एक ही साथ में अच्छे से नोट कर सकें। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक पॉइंट ये रह गया था इसका व्यष्टि और समष्टि में अंतर का, तो आप लोग यहाँ से इसको याद कर लेंगे। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी प्यारे विद्यार्थियों वेरी मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और अच्छे से याद भी कर लेंगे। क्या लिखा है, मांग के नियम की मान्यताएं लिखिए। तो मांग के नियम की मान्यताएं आप लोग इस जगह से इसको नोट कर लेंगे कि मांग के नियम की क्या क्या मान्यताएं हैं। पहला लिखा है उपभोक्ता की आय समान रहनी चाहिए, उपभोक्ता के स्वभाव और रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अन्य संबंधित वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वस्तु की किसी नई स्थानापन्न वस्तु का पता नहीं लगना चाहिए। उसके बाद में भविष्य में वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन होने की आशा नहीं होनी चाहिए, वस्तु ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसके प्रयोग से समाज में प्रतिष्ठा मिलती हो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लिखा है लागत वक्र यू आकार के क्यों होते हैं।
तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। आप सभी से बिल्कुल 101% आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा और वार्षिक परीक्षाओं में तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिएगा आप समझते हैं कि लागत वक्र यू आकृति के क्यों होते हैं। तो देखिएगा लागत वक्र यू आकृति के क्यों होते हैं। यू आकृति कैसी होती है, यू इस तरह की होती है। यानी कि इसका मतलब ये प्यारे विद्यार्थियों, जब भी कोई फर्म उत्पादन शुरू करती है तो उसको शुरू में घाटा होता है, लॉस होता है, मगर धीरे धीरे उस काम में पारंगत होती जाती है और फिर उसको मुनाफा होने लगता है और उसके लाभ बढ़ने लगते हैं। तो इसी को कहते हैं लागत वक्र यू आकृति के क्यों होते हैं। मतलब लागतें पहले तो ज़्यादा होती है और फिर कम होती जाती है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा क्या क्या कारण है जिस वजह से लागत वक्र यू आकृति के होते हैं। तो पहला कारण है श्रम संबंधित बचतें और दूसरी है तकनीकी बचतें। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें, ये बचतें श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण का परिणाम होती है। तकनीकी बचतें उत्पादन तकनीक में सुधार करने पर जो बचतें प्राप्त होती है उन्हें तकनीकी बचतें कहते हैं। और उसके बाद में अगला ये लिखा गया है, देख सकते हो, विपणन की बचतें और प्रबंध की बचतें। तो देखिएगा आप सभी लोग यहाँ से इनको नोट कर लेंगे और अगर आप लोग चाहे तो एक ही साथ में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसके बाद में यहाँ से ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों आप सभी के लिए। गिपिन को विरोधाभास क्या है, यानी कि गिपिन का विरोधाभास क्या, ये आपको बताना था। तो यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे, सर रॉबर्ट गिपिन ने बताया कि निम्न कोटि की वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। ये लिखा गया है, मांग का नियम लागू नहीं होता है, इसी कारण से इसे गिपिन का विरोधाभास कहा जाता है। जैसे कि गेहूं की अपेक्षा गेहूं की अपेक्षा, यहाँ पर लिखा जैसे कि गेहूं की अपेक्षा बाजरा, इस जगह पर बाजरा और लिखना था। गेहूं की अपेक्षा बाजरा निम्न कोटि का अनाज है। अगर बाजरे की कीमत और ज़्यादा कम होती है तो मांग के नियम के अनुसार बाजरे की मांग बढ़नी चाहिए, परंतु ऐसी स्थिति में लोग बाजरे का उपभोग कम करके या बंद करके वे गेहूं का उपभोग शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से आप सभी लोग इसको नोट कर लेंगे। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की विशेषता लिखिए। तो देखिएगा केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कौन सी होती है, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है। तो आप सभी लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे, क्या क्या लिखा है यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें। इसमें उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व होता है। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन संबंधी सभी निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं। केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र का महत्वपूर्ण स्थान नहीं होता है। इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग यहाँ से इसको नोट कर लीजिएगा। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बाकी के आपका ये अगला क्वेश्चन ये लिखा है, कुल उपयोगिता को उदाहरण से समझाइए। तो यहाँ से आप लोग कुल उपयोगिता को उदाहरण से समझा दें, ये पूरा का पूरा इसका उत्तर दिया गया है। आप सभी लोग यहाँ से इसको नोट कर लें। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। ये दिया गया है, मांग का नियम लिखिए। मांग का नियम क्या हमें बताता है, ये लिखा गया, मांग का नियम कीमत तथा मांग के संबंध को व्यक्त करता है। इस नियम के अनुसार कीमत तथा मांग में विपरीत संबंध होता है, अर्थात सामान्य दशाओं में वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा उसकी कीमत से विपरीत दिशा में बदलती है। इस प्रकार की कीमतों के बढ़ने पर मांग कम होती है तथा कीमत कम होने पर मांग बढ़ती है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ से इनको नोट कर लेंगे। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि ये लिखा गया है, पूर्ण प्रतियोगिता की 3 विशेषता लिखिए। तो देखिएगा पूर्ण प्रतियोगिता की 3 विशेषता क्या क्या है, आप सभी लोग यहाँ से इसको नोट कर लीजिएगा। पूर्ण प्रतियोगिता की 3 विशेषता निम्नलिखित है, क्रेता एवं विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है इसमें। और उसके बाद में अगला यहाँ से देख लें आप लोग, समरूप वस्तुएँ होती हैं और बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। और इसके बाद में फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन होता है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ से इस प्रश्न को नोट कर लेंगे। पूरा का पूरा मैंने यहाँ से आपको बता दिया। पॉइंट नंबर 2 ये है, 3 ये है और 4 ये लिखा गया है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग इसको नोट कर लेंगे। अब इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से हम देखने वाले हैं 4 अंक वाले प्रश्न। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से हम 4 अंक वाले प्रश्नों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्ति की लोच समझाइए। पूर्ति की लोच किसे कहते हैं ये आपको समझाना है। तो देखिएगा ये लिखा गया है, पूर्ति की लोच से अभिप्राय कीमत में परिवर्तन की प्रतिक्रिया स्वरूप पूर्ति की मात्रा में होने वाले परिवर्तन से है। पूर्ति की लोच निम्न श्रेणियाँ होती है। तो देखिएगा पूर्ति की लोच की कौन कौन सी श्रेणियाँ होती है ये आपको बताना है। तो यहाँ से आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा। पहली श्रेणी होती है पूर्णतया लोचदार पूर्ति। इसको हम E इस अनंत चिन्ह से बताते हैं। तो देखिएगा ये इसके लिए आपको इस प्रकार से पूरा लिखना होगा, यहाँ से आप लोग नोट कर लें। और इसमें इस प्रकार से ये चित्र भी आपको बनाना होगा। इस प्रकार से चित्र बना है, थोड़ा सा धुंधला आपको नज़र आ रहा है, तो अब आप देख लीजिएगा, थोड़ा हो सकता है क्लियर नज़र आए। तो इस प्रकार से आप लोग ये चित्र को बना लें।
और उसके बाद में अगली पूर्ति ये लिखी गई है, ये कौन सी है, अत्यधिक लोचदार पूर्ति। तो देखिएगा अत्यधिक लोचदार पूर्ति इस प्रकार से आप लोग यहाँ से नोट कर लेंगे। और इसके बाद में इसके लिए आपको एक चित्र बनाना होगा जो कि ये इधर दिया गया है। तो आप लोग यहाँ से इस चित्र को अच्छे से बना लें सुंदर तरीके से। और उसके बाद में अगला ये लिखा है लोचदार पूर्ति, तो लोचदार पूर्ति को आप लोग यहाँ से नोट कर लेंगे अच्छे से। तो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, तो ये इसका चित्र बना है, तो आप लोग यहाँ से इस चित्र को भी बना लेंगे। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला ये दिखा गया है, इसी का चौथा पॉइंट लिखा है बेरोजगार पूर्ति। तो बेरोजगार पूर्ति किसे कहते हैं, आप सभी लोग यहाँ से इसको नोट कर लीजिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस चित्र को भी बना लें। और इसके बाद में अगला जो इसका पॉइंट है वो ये होगा पूर्णतः बेरोजगार मांग। तो यहाँ से आप लोग पूर्णतः बेरोजगार मांग को नोट कर लेंगे। ये वैसे हम लिख किसको रहे थे, यहाँ पर मांग नहीं पूर्ति लिख रहे थे, तो पूर्ति लिख आपको लिखना होगा। तो देखिएगा पूर्ति ही लिखना होगा, यहाँ पर मिस्टेक से मांग कर दिया गया है। तो पूर्णतः बेरोजगार मांग की जगह आपको यहाँ पर पूर्ति कर लेनी है। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो ये इसका चित्र हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग यहाँ से इस चित्र को बना लें। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो ये अगला क्वेश्चन दिया गया है। क्या क्वेश्चन लिखा है, मांग की लोच को समझाइए। देखिएगा मांग की लोच किस प्रकार से आपको समझा देनी है। पहला लिखते हैं, उत्तर लिखा है मांग की कीमत लोच कीमत में थोड़े से परिवर्तन के परिणाम स्वरूप क्रय की गई मात्रा के अनुपातिक परिवर्तन को कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त होती है। मांग की लोच के प्रकार निम्नलिखित है, मांग की कीमत लोच, मांग की आई लोच और मांग की आड़ी लोच। इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ से इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद में अगला ये लिखा है, मांग की कीमत लोच की श्रेणियाँ निम्नलिखित है। तो देखिएगा पहली श्रेणी है पूर्णतः लोचदार मांग। जिस प्रकार से हमने अभी किसकी पूर्ति की श्रेणियाँ देखी थी उसी प्रकार से इसकी भी श्रेणियाँ होगी। तो एक तो ये होगा पूर्णतः लोचदार मांग। अब इसके बाद में अगला देखते हैं कौन सा होगा। तो देखिएगा बाकी का क्वेश्चन आपको ये यहाँ पर दिया गया है, तो आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा। और उसके बाद में अगला देखते हैं, तो ये लिखा है अत्यधिक लोचदार मांग। तो यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद में ये इसका चित्र होगा, यहाँ से आप लोग इसका चित्र भी बना ले। और इसके बाद में इधर आ जाते हैं, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा गया है लोचदार मांग। तो देखिएगा ये इसका तीसरा पॉइंट है लोचदार मांग। और यहाँ से आप सभी लोग इसके उत्तर को नोट कर लेंगे। और ये इसका चित्र दिया गया है। और ये इसका चौथा पॉइंट है प्यारे विद्यार्थियों, जिसमें कि लिखा है बेरोजगार मांग। तो बेरोजगार मांग किसे कहते हैं, यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लेंगे अच्छे से। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्न और उनके उत्तरों को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर ये दिया गया है, ये इसका चित्र है प्यारे विद्यार्थियों। अब इसके बाद में अगला ये लिखा है पूर्णतः बेरोजगार मांग। तो पूर्णतः बेरोजगार मांग ये लिखा गया है, यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद में ये चित्र दिया गया है इसका, आप लोग इस जगह से इस चित्र को नोट कर लेंगे। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जो कि वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है आप सभी के लिए। यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें, अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्या बताइए। तो देखिएगा अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्या क्या क्या है। पहली समस्या, क्या उत्पादन किया जाए, तो ये डिटेल है इसकी, आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। दूसरी समस्या ये लिखी है, उत्पादन कैसे किया जाए। ये पूरा का पूरा उत्तर लिखा है प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग यहाँ से इसको नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद में अगला लिखा गया ये, उत्पादन का ढंग, उत्पादन क्यों किया जाए या कितना किया जाए। इस प्रकार से आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लें। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा गया, देख सकते हो ये, आप सभी लोग इस जगह से इसको नोट कर लेंगे, उत्पादन क्यों किया जाए और उत्पादन कब किया जाए। इस प्रकार से यहाँ से आप सभी लोग इन प्रश्नों को नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ये लिखा है प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग यहाँ से इनको नोट कर लीजिएगा। क्या लिखा गया है, आप लोग यहाँ से इनको देख सकते हो। ये देखिएगा, अल्पकाल एवं दीर्घकाल को समझाइए। तो देखिएगा अल्पकाल क्या होता है और दीर्घकाल क्या होता है, यहाँ से आपको समझा देना है। आप सभी लोग यहाँ से इनको नोट कर लेंगे। और इसके अलावा कुछ हिस्सा ये दिया गया है आपके प्रश्न का, तो यहाँ से भी आप लोग इसको नोट कर लें पूरा। और इसके बाद में अगला ये लिखा गया, मुद्रा के कार्य लिखिए। तो मुद्रा के कार्य क्या क्या होते हैं। पहला कार्य है विनिमय के माध्यम, और उसके बाद में दूसरा कार्य लिखा है मूल्य के मापक के रूप में। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन के उत्तर देखते हैं आपके इनके। तो देखिएगा अगला थोड़ा सा ये लिखा गया, इस जगह से आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें। और ये सभी 4 अंक वाले क्वेश्चन ही चल रहे हैं अपने प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग इसको देख सकते हो। हमने जो पूर्ति की लोच वाला क्वेश्चन देखा था वहीं से ही ये 4 अंक वाले क्वेश्चन हैं, आप सभी लोग इनको नोट कर लें बराबर। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, मुद्रा के कार्य लिखिए। मुद्रा के कार्य क्या क्या है। पहला क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पर, इसका उत्तर, मुद्रा के कार्य निम्नलिखित है। पहले हैं प्राथमिक कार्य। प्राथमिक कार्यों में कौन सा कार्य पहला है, देख सकते हो, विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। और उसके बाद में मूल्य के मापक के रूप में कार्य करती है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिएगा ये लिखा है इसके गौण कार्य। गौण कार्यों में क्या क्या है, स्थगित भुगतानों का मान,
और उसके बाद में मूल्य का संचय और उसके बाद में मूल्य का हस्तांतरण। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग इनको नोट कर लेंगे, जो कि मैंने आप सभी को यहाँ से बता दिए हैं। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो यहाँ पर, परिवर्तनशील लागत एवं स्थिर लागत को समझाइए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, परिवर्तनशील लागत किसे कहते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा गया है, आप सभी लोग इसको देख लेंगे और ये इसका आंसर लिखा, परिवर्तनशील लागत किसे कहते हैं। तो और इसके अलावा ये इसका हिस्सा कुछ ये लिखा गया है और इसके बाद में ये स्थिर लागत लिखा गया है कि स्थिर लागत किसे कहते हैं। अब इसके बाद में आगे का देखते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, देख सकते हो, वस्तु की मांग की कीमत लोच की निर्धारित करने वाले कारक लिखिए। क्या क्या कारक है, वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की आय, ये प्रमुख कारक हैं। आप सभी लोग यहाँ से इसको नोट कर लीजिएगा। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को देखते हैं और समझते हैं। तो यहाँ तक का मैंने आपको ये बता दिया। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं। तो ये कुछ और पॉइंट्स लिखे हैं इसके, क्या क्या कारक हैं, और उपभोक्ता की रुचि भी इसके पीछे कारक है और उसके बाद में जनसंख्या भी कारक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ये लिखा गया है, राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की मूल्य वृद्धि विधि की लिखिए। तो देखिएगा, राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की मूल्य वृद्धि विधि को आपको लिखना है। तो पूरा का पूरा ये यहाँ पर लिखा है, मूल्य वृद्धि विधि को उत्पादन विधि भी कहा जाता है। तो देखिएगा, ये पूरा का पूरा इसको लिखा गया उत्तर, ये थोड़ा सा बड़ा उत्तर होगा क्योंकि इसमें थोड़ी सी हमको पूरा डिटेल के साथ में आपको ये समझाना होगा। और इसके बाद में कुछ हिस्सा आपके उत्तर का ये लिखा है और इसके बाद में कुछ हिस्सा ये दिया गया है, आप सभी लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। और इसके अलावा कुछ हिस्सा ये दिया गया है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने आप सभी को अर्थशास्त्र विषय की तैयारी हेतु समस्त प्रश्न और उनके उत्तर मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं। कुछ हिस्सा ये दिया गया है और उसके बाद में बाकी का हिस्सा ये लिखा है और कुछ हिस्सा ये लिखा गया है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ से इसको अच्छे से देख लेंगे और नोट कर लेंगे। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं। तो ये अगला लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का और इस वीडियो का भी, तो आप सभी लोग इसको देख लें। बाजार संतुलन को समझाइए। तो देखिएगा, बाजार संतुलन क्या होता है ये आपको बताना है। बाजार संतुलन से तात्पर्य उस स्थिति से है जब विशेष कीमत पर बाजार में मांगी गई मात्रा पूर्ति की गई मात्रा के बराबर होती है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ तक का देख लेंगे इसको और बाकी ये देख लें आप सभी लोग, और उसके बाद में बाकी का ये देख लें। चाहे तो आप लोग एक ही बार में इसको पूरा नोट कर सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों, ये मैंने आपको बता दिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, मैंने यहाँ पर आप सभी को अर्थशास्त्र विषय के समस्त महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर बता दिए हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँगा प्यारे विद्यार्थियों कि हमने जो क्वेश्चन देखे हैं यहाँ पर, इस जगह से आपके 4 अंक वाले क्वेश्चन की शुरुआत हुई थी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ तो ताकि आप सभी लोग इनको अच्छे से नोट कर सकें। देखिएगा, ये जो क्वेश्चन पढ़ा था ना अपन ने, पूर्ति की लोच को समझाइए, यहाँ से आपके 4 अंक वाले क्वेश्चन चले थे। तो आप सभी लोग इनको अच्छे से नोट कर लें और इनको समझ लेंगे। अब प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।